अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। उनकी 190 मिलियन पाउंड केस जो है अभी इस पर फैसला नहीं आया, लेकिन उनके वकला की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। जो बानी पीटीआई ख़ुद उसमें इस्तदा कर रहे थे, उस दरख्वास्त को मंजूर किया गया और अब इस तरह 10 लाख के मचलकों के एवज़ उनको ज़मानत दी गई है। साइफ़र केस और जो इद्दत में निकाह का केस है उसमें सज़ा होने की वजह से बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और जो प्रेसिडेंट की तकरीर थी उस पर बहस जारी है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस मौके पे ख़िताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई ये आवाज़ें दे रहे हैं, निकालो मुझे निकालो, और साथ ही साथ ये भी कहा कि तौबा तो करनी पड़ेगी। जो अपोजिशन को वो पुकार रहे थे और मुफाहमत से मुताल्लिक, बातचीत से मुताल्लिक भी बिलावल भुट्टो ने अपनी जो स्पीच है उसमें बात की है। दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट थी। दुबई में जो पाकिस्तानी हैं उनकी तकरीबन 11 अरब डॉलर मालियत की जायदादों से मुताल्लिक इंकशाफ हुआ है। बहुत अहम नाम भी हैं। आसिफ अली ज़रदारी के जो औलाद है, बच्चे हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का नाम भी है, शेर अफजल मरवत का नाम भी है। जितने लोगों के अब तक नाम सामने आए हैं उनमें से अक्सरियत ने ये कहा है कि उनकी ये असासे FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बहरहाल ये जो 11 अरब डॉलर हैं इनकी ये जायदादें, और इससे पहले पानामा की भी पानामा पे मामलात उठे तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म उसका निशाना बने थे। आया तो उस वक्त एक कमीशन बना दिया गया था, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस अब क्या है, इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले ये जो आज फ़ैसला आया है ऑब्वियसली रिलीफ तो है, कितना बड़ा रिलीफ है बानी पीटीआई के लिए, और क्या ये इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो यहाँ रिहाई की बातें भी हो रही थी उस सिलसिले की जानिब भी कोई पेशकदमी है, या अभी तक ये उम्मीद क़यास की हद तक है? इसमें अब सिर्फ दो पहलू हैं इसके। एक तो ये जो केसेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 4 बड़े केसेस थे। एक साइफ़र का था, तोशा खाने का था, इद्दत का था, और ये 190 मिलियन पाउंड का केस था। इसको सबसे ज़्यादा मजबूत केस हुकूमत के लोग करार दे रहे थे। मुसद्दक मलिक साहब ने तो टीवी पर कहा कि जब इसमें कोई रिलीफ मिला तो मुझसे बात कीजिएगा, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाइएगा। तो इसमें अगरचे ज़मानत हुई है, कोई बरियत नहीं हुई है, केस का फ़ैसला अभी नहीं आया, लेकिन ज़मानत हो जाना एक दीवानी केस में बहरहाल इम्पॉर्टेंट तो है, और एक बड़ी अमाउंट है इसमें इन्वॉल्व है। तो ये है, आगे क्या होता है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, और ना ये कहा जा सकता है कि ये कोई किसी डील या किसी रियायत का नतीजा है। लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह हो रही है वो ये है कि केसेस जो निचली सतह पर, सेशन कोर्ट की सतह पर, एडिशनल सेशन की सतह पर जिस तरह डिसाइड हुए हैं, हाई कोर्ट में जाके सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ पेश आ रही है। या तो केस मजबूत नहीं है, या ये है कि अदलिया जो है उससे तवक्कुआत इस्तिग़ासा की बहुत गैर ज़रूरी थी कि जी हम जो भी जिस तरह का भी केस बना देंगे और फ़ैसले निचली सतह पर करा देंगे वो आगे भी बरकरार रहेंगे। ये इसका पहलू है, और ये हमारे सियासतदानों के लिए, सियासी जमातों के लिए इसमें जो सबक है, ये जो हर वक्त हम जजों के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ लगे रहते हैं और हमें अपनी मर्ज़ी की अदलिया चाहिए होती है, मर्ज़ी के जज होते हैं, यही अदलिया है जो बिल आखिर आपको रिलीफ फराहम करती है। आपको शिकायत हैं, आवाम को भी शिकायत हैं, ताख़ीर भी होती है, बसाओ का दबाव के तहत भी फ़ैसले होते हैं, लेकिन बिल आखिर यही एक दरवाज़ा है जहाँ से खैर मिलती है हमारे ताकतवर लोगों को भी और कमज़ोर लोगों को भी, कमज़ोर को कम और ताकतवर को ज़्यादा। तो इसलिए इस किले को मस्मार करने की जो कोशिशें होती हैं, कल कोई और कर रहा होता है, आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं
इसी हवाले से बड़ी जजों के आइडियल खिलाफ एग्जांपल है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम लेके बानी पीटीआई पुकारते रहे और अदालतें रात क्यों खुली, एक लंबी अब दूसरी साइड जो है वो अब दूसरी साइड शुरू हो गई। एग्जैक्टली, यानी ये जो वतीरा है ना, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये वतीरा जो सियासी जमातों ने, सियासी शख्सियात ने, ताकतवरों ने इख्तियार कर लिया है कि जो भी फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ आएगा मैं मतून करूँगा। और यही वतीरा एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है, सबके लिए है, सबके लिए, सबको इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन हुमायूं महमूद साहब हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल हम उनसे पूछते हैं कि आज के इस रिलीफ़ के बाद जो शिकायत ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस से आपको थी वो दूर हो गई या बस ये वक्ती रिलीफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जब आप कहते हैं ना कि आपको इन्हीं इदारों से, मतलब जुडिशरी से आपको इंसाफ मिलता है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारा जो सिस्टम जुडिशरी है, मैं एट लार्ज बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ जजेस ऐसे हैं जो हमेशा से थे और आज भी हैं, जो ना तो सिर्फ सही फैसले करते हैं, बर्वक्त करते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है जिसमें ये डिले बहुत ज़्यादा है, वो सिस्टम उस सब चीज़ों को ख़राब भी कर देता है। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा जो सिस्टम है वो प्रो एलीट है और वो प्रो गरीब नहीं है। उसमें जस्टिस जल्दी नहीं मिलता, देर से मिलता है। मुझे आप 6 साल मेरी ज़िंदगी के मुझे आप जेल में डाल दें और 6 साल बाद कि यार तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं है, मुझे बताएं, मुझे उन 6 सालों का जो मैंने भुगता है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर दिया है, उसको कौन कॉम्पनसेट करेगा? वो क्या हमारी जुडिशरी कॉम्पनसेट कर सकती है? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो हमें पूछने पड़े। उस खानदान से पूछे जो उन 6 सालों में से गुजर के जा रहे होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन है। ठीक है, एक चीज। नंबर 2, आपने अभी कहा है कि जैसे लोअर कोर्ट्स में एक डिसीजन जिस तरीके से हुआ है, जिस स्पीड से हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, हाई कोर्ट्स में वो नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि लोअर कोर्ट्स में आप प्रेशर जल्दी डालते हैं, लोअर कोर्ट्स वाले प्रेशर मानते जल्दी है, वो ही कर देते हैं और बगैर सोचे समझे करके उन्होंने सारा काम किया है। जब आप रिलीफ की बात करते हैं कि 190 मिलियन पाउंड्स के अंदर जो रिलीफ मिला है, सर मेरी अपनी एक सोच है। देखिए, रिलीफ तब होती है कि फर्ज करें मैंने एक जुर्म किया है, उस जुर्म की सजा होनी चाहिए कि 6 साल बामुशक्कत और साथ 50 लाख का जुर्माना। लेकिन आप मुझे 1 लाख जुर्माना दे दें और मुझे 1 महीने की कैद दे दें, वो रिलीफ है। लेकिन अगर मैंने नहीं किया और आप मुझे बेल दे देते हो या आप मुझे बरी कर देते हो, सर आप मुझे रिलीफ नहीं देते हो, आप मुझको मेरा हक दे रहे हो। रिलीफ में और हक में फर्क होना चाहिए और फर्क करना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान अब आ जाता हूं मैं इस 190 मिलियन पाउंड में। ये 190 मिलियन पाउंड जो थे, ये 2 फरीकैन के दरमियान में बात हुई थी इंग्लैंड में। वहां पे उन्होंने कहा था ये पैसा वापस जाना चाहिए। वहां से एक फरीक ने सुप्रीम कोर्ट, सेनेटर साहब मैटर इज स्टिल सब जुडिस। आई थिंक वो मेरिट्स क्या हैं वो तो कोर्ट में अब डिसाइड हो जाएगा। लेकिन हम ओवरऑल जो आप बात कर रहे हैं, जो इंप्रेशन आपने दिया है, ऑब्वियसली वी डू एग्री विद यू कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है, इट कम्स टू मुज़ाकरात, बहुत बात हो रही है, लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की है कौमी असम्बली में, उन्होंने ये कहा है कि तौबा के बगैर आपके हालात नहीं बदलने वाले हैं। तो क्या अपनी गलती का एहसास करके तौबा का इरादा है आपकी जमात का, आपकी क़यादत का? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हमने तौबा कर ली थी ना, हमने तो उस वक्त तौबा कर ली थी जब इमरान खान ने बड़ी ओपनली कह दिया था कि मैंने जो मुशर्रफ के साथ बातचीत की थी, मैंने गलती की थी। उसे तौबा ही कहते हैं। जब उन्होंने कहा था कि मैंने ये जो रेफरेंस दिया था ये गलत था, वो तौबा ही होती है। मुझे सवाल एक उठता है, जो पाकिस्तान में पहला जो फॉर्म 47 का इलेक्शंस था वो 1971 का इलेक्शंस था, जिसमें जो पार्टी जीती थी 160 या 65 या 66 सीटों के साथ जीती थी, जिसको हुकूमत में लाया गया था उनके पास टोटल 80 सीटें नहीं थी। वो है फॉर्म 47 की पहली हुकूमत, उसकी तौबा होनी चाहिए।
वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है और आज तक नहीं थमा। उस सिलसिले को तौबा करनी चाहिए, इनको तौबा करनी चाहिए कि इन लोगों ने जिस तरीके से सिंध में और जिस तरीके से पंजाब में और जिस तरीके से बाकी जगहों पे जो कर रहे, क्या वो तौबा किया है? तौबा इनको करनी चाहिए कि चाहे वो विकी लीक्स हो, चाहे वो क्या कह सकते हो उसे, ये पनामा लीक्स हो, वो ये दुबई लीक्स हो, अब पता नहीं कितनी लीकें और होंगी। ये पिंडोरा लीक्स इवन जिस पे यकरुकनी कमीशन बनाया था आपकी हुकूमत ने, हर जगह पे पाकिस्तान के 2 खानदान बदर्जा कमाल पाए जाते हैं मुसलसल तरीके से, और वो हैं जरदारीज एंड शरीफ्स। ठीक है, इन लोगों से पूछा जाए, मुझे बाप बताओ, आप शुरू से शुरू कर दो, आपका ये इनकम का सिस्टम आता कहां से है? आपका वो कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो आप अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ले लेते हो, लेकिन अगर इनके सारे पिछले 40-50 साल के टैक्स देख लें, चाहे वो इनके कंपनीज के हो, ये कहें कि यार हमारी कंपनीज के हैं, आप कंपनीज के देख लो, अच्छा फिर आप इन सब चीजों को देख लो, तो एक चीज भी नहीं आएगी। मेरा सवाल उठता है बिलावल भुट्टो साहब से कि बिलावल भुट्टो साहब, आपका नाम आया है, आप हमें बात बताएं, आपने ये प्रॉपर्टी कब खरीदी? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या? आप जॉब तो कुछ नहीं करते, आज तक आपने एक भेले की जॉब नहीं की, आपका पास सोर्स ऑफ इनकम वो तो उन्होंने सेनेटर साहब, वो तो उन्होंने तर्जुमान जो हैं उनके, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि ये मौरूसी तौर पे इसका इंतकाल हुआ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, और ये उनकी तरफ से मिली है उनको, और ये डिक्लेयर्ड है FBR में भी, इलेक्शन कमीशन में भी। एक मिनट है जाए, अगर फर्ज करे, अब देखिए ना, मेरी एक प्रॉपर्टी निकली है, मोरूसी है, बिल्कुल निकल आई मोरूसी है, मुझे ये बात बताएं, वो प्रॉपर्टी वहां पे मेरे वाले साहब ने खरीदी, वो कैसे खरीदी? अगर मेरे वाले साहब ने डाका डाला है और वो डाके का पैसा मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया, तो क्या वो डाका जायज हो क्या? तो इसको आप लेके जाएं कोर्ट ऑफ लॉ में, इसको आप लेके जाएं, एहतसाब वैसे भी आपका था, ऑब्जेक्टिव था, उसको करें। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो नैब के तरामीम बिल्स थे, वो क्या थे? वो क्यों थे? वो यही तो थे कि इन लोगों ने आके पहला काम ये किया था PDM में कि इन लोगों ने अपनी डाका जनी और अपनी चोरी चकारी को लीगलाइज किया। यही तो वो चीज है कि जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेनली उठी हुई है। अगर ये लोग चोरी चकारी 1980s ऑनवर्ड्स 2013 तक ना करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वजह से आई है कि अगर आप फाइनेंसेस देखें, पाकिस्तान के जो GDP ग्रोथ देखें, 1960s में जो ग्रो कर रहा था वो 1980s के बाद नीचे आना शुरू हुआ और 1995 के बाद नोज डाइव नीचे आया। उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी नहीं ना, तो ये कहां से इन लोगों ने, ये मुझे ये बात बताएं, ये इन लोगों ने ये सारी चीजें क्या क्या? आपको याद होगा कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, और वो वजह क्या थी? क्या किसी को याद है कि वो वजह ये थी कि स्विस बैंक में पाकिस्तान के चोरी शुदा पैसे पड़े हुए थे और उसके ऊपर टाइम बार था कि भाई इससे पहले पाकिस्तान हमें कह दे कि भाई ये पैसों को जरा चेक करो, और उसको यूसुफ रजा गिलानी ने भेजने से इनकार कर दिया था। किसके लिए? मालिक को खुश करने के लिए। तभी तो आज चेयरमैन सेनेट हैं। सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी, मेरा ख्याल आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मुतालबा कर रहे हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए और मौजूदा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो। क्या एक तो आपके साथ उनका क्यों नहीं हो पा रहा, हालांकि हम ख्याल हैं इस इशू पर। दूसरा ये है कि क्या आप भी नए इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं या आप सिर्फ फार्म 47 के तहत चाहते हैं कि इलेक्शन का ऑडिट हो? देखिए, दो चीजें हैं। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरा सिस्टम फ्लॉड है चेक करने का, मेरे जो उस्ताद हैं वो नालायक हैं, उनको चेक करने का तरीका नहीं आता। वो जहां पे 0 लगाना होता है वहां पे 100 लगा देते हैं, और जहां पे 100 लगाना होता है वहां पे वो डंडा गायब कर देते हैं। तो अगर वो एब्राकडाब्रा और डंडे गायब और डंडे जहां नहीं होना चाहिए वहां लगा देते हैं, जहां डंडा होना चाहिए वहां से निकाल लेते हैं, तो फिर उसमें आप एक छोड़े 10 इलेक्शंस कर ले, उस इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है।
लेकिन हाँ, अगर आपने इलेक्शंस दोबारा कराने तो पहले उस सिस्टम को ठीक करें। उस सिस्टम को ठीक करने के तरीके हैं, वो तरीके ठीक है, परफेक्ट नहीं होंगे लेकिन बेहतर होंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टाइम पे उसको पेश भी किया था कि यार देखो इस तरीके से कर लो। अच्छा, उसमें बड़े मजे की बात यह है कि चूंकि ये लोग झूठ बोलने के इतने कायल हैं और झूठ के बगैर ये कुछ बोलते नहीं है। इनका जो ओथ होता है वो कहता है मैं सच बोलूंगा और सच के सिवा सब कुछ बोलूंगा। ठीक है, इन लोगों ने जाके वो जो हमने ईवीएम का जिक्र किया था उसके ऊपर सारा झूठ बोला था। ना तो वो ईवीएम इंटरनेट कनेक्टेड था, ना वो ईवीएम के अंदर ये था, उसके अंदर मैनुअल सिस्टम भी था कि जब आप एक बटन दबाते हैं और तहरीक इंसाफ का वो कैंडिडेट का वो आ जाता है, निशान आ जाता है, तो आप उस निशान वाली पर्ची, वो एक पर्ची निकलती है, उसको आप डब्बे में डालते हो तो ये फिजिकल वोट भी हो जाता है और वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोट होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक वोट से आपने वहां 5 बजे खत्म हुए, आपने इलेक्ट्रॉनिक वोट पे रिटर्न का बटन दबाया, आपको फौरन पता चल गया कि इस पार्टी का ये चीज है। भाई अगर आप नहीं मानते हो, डब्बा खोलो और उसको फिजिकली गिन लो जी। बस ये डबल था। लेकिन इनको पता है कि ये लोग हारे हुए, इनको पता है कि इनके ग्राउंड में कुछ नहीं है। इन लोगों ने 2 नंबर ये उमैया साहब बात ये है कि आप चाह रहे हैं कि रिफॉर्म्स हों, एक मैकेनिज्म बनाया जाए, फिर इलेक्शंस हों। नंबर 1, उसके लिए करने पड़ेंगे आपको मुज़ाकरात जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं इस वक्त। लेकिन आपकी जमात कैटेगोरिकली कहती है, आप आइन की बालादस्ती की बात भी करते हैं, आप इन लोगों से मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते, और मुज़ाकरात अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। क्या आपका भी यहाँ पे तमाम तर जो नीयत है वो एक्सपोज नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। लेकिन अब आप पहले देखिए ना, आप मेरी नीयत से पहले आप मेरे अमल को समझने की कोशिश करें। अब आप ये सोच लें कि यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक, मैं मिसाल देता हूँ, एक चोर के साथ मैं बैठ के लॉज बनाना चाहता हूँ कि यार ये तरीका होगा कि हम चोरी इस तरीके से रोकेंगे या चोरी नहीं होने देंगे। क्या चोर आपको वो करने देगा? क्योंकि उसका तो जरिए मुआशी चोरी है, तो वो तो आपको कभी नहीं करने देगा। अच्छा, चाहे वो हम एक इंस्टीट्यूशन को कह दें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को कह दें, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को कह दें, चाहे वो जुडिशरी को कह दें, इन्हीं में से ही कोई आरओ बनता है, इन्हीं में से ही इलेक्शन कमीशन कुछ करता है, इन्हीं में से ही आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। यही वो लोग हैं जो उस प्रोसेस का हिस्सा है। तो हम कहते हैं कि भाई आओ, आपसे मिलके पहले उस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के ऊपर है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें लेकर आओ, हम आपको ये कह रहे हैं ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको आइन के तहत इसको हम ठीक करते हैं, और ये आपके आइन के तहत ये आपके ऊपर लाजिम है कि आप ये करो, और अपने जो आपका दायरा इख्तियार है उससे बाहर नहीं जाना। आपका इस गेट से बाहर जाना आइन के खिलाफ वर्जी है। तो हम उनको कह रहे हैं, हम उनसे ये हरगिज मुज़ाकरात नहीं कर रहे कि उमैया साहब पॉलिटिकल मैटर्स में जब आप इस्टेब्लिशमेंट को लाएंगे तो ये तो इटसेल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन की बालादस्ती कहाँ है? 2018 से 2022 तक जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उन्होंने यही सिविल सुपरमेसी और आइन की बालादस्ती की बात की। जो बातें उस वक्त आप करते थे, जो फ़ज़ाइल आप बयान करते थे इस्टेब्लिशमेंट के, आज वो कर रहे हैं। तो और इनको अब आप चोर कह रहे हैं। एक जानिब आप उन्हें हकीकत भी कहते हैं, वोट तो वो भी लेकर आए हैं ना। चले आपने ज़्यादा ले लिए होंगे। इनको मैं चोर नहीं कह रहा, इनको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट वाले लोग चोर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो लोग प्रूफ करके दे रहे हैं कि इन्होंने चोरी की है। पनामा वालों ने प्रूफ करके दिया कि इन्होंने चोरी किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी मेरी है। अरे भाई क्या 10 जमातें पढ़े नहीं हो, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, 10,000 रुपए की तुम तनख्वाह कर रहे हो। तुम्हारे एक वो कहते हैं, तुम्हारे चाचा कहते हैं, अभी भी एज अ प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने कहा कि मेरे वाले साहब तो मजदूरी करते थे, तो इनके दादा अरबपति कहां से हो गए? तो उसकी बात छोड़े। लेकिन दूसरी बात जो है ना, आप कहते हैं कि सिविल सुपरमेसी, मुझे एक बात बता दें, दिल पे हाथ रख के बात बता दें, कोई बंदा पाकिस्तान का बच्चे से पूछ ले क्या पाकिस्तान में सिविल सुपरमेसी है या नहीं है। देखिए, आइडियलिज्म की बात ना करें, रियल पॉलिटिक की बात करें। रियल पॉलिटिक में ये
ये बिल्कुल फैक्ट है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेमोक्रेटिक नहीं है। उनके अंदर एक खानदान बैठा हुआ है, वही खानदान है जिसने नाम तो कहते हैं कि कुर्बानियां दी है, लेकिन कुर्बानी किस चीज की दी है? कुर्बानी इस चीज के दी है कि जब उनका हक नहीं बनता था हुकूमत बनाने का, उन्होंने हुकूमत बनाई है। जब उनका हक नहीं, मुझे एक बात बताया, पाकिस्तान में पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसकी गवर्नमेंट में था, कौन था? वो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। वो जनरल याया खान की कैबिनेट में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे। पाकिस्तान में जिस वक्त सारी दुनिया में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सत्यानाश मार दिया था। अच्छा, उसके बाद हम बात कर जी, ये तो माजी है, ये तारीख का हिस्सा है। अच्छा, ये फरमाएं कि हम माजी से नहीं सीख के आप आगे कैसे जाओगे? नहीं, बिल्कुल सबक सीखना चाहिए। माजी से सबक सीखना चाहिए। जी, मुझे एक बात बताएं, आज हम ऑडिट करते हैं वो प्रेजेंट है, आज हम ऑडिट कर रहे हैं वो प्रेजेंट है। ऑडिट किस चीज का किया जाता है? माजी का किया जाता है। ठीक है, ठीक है, आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, वक्त की कमी की वजह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि गवर्नर केपी के कुंदी साहब कहते हैं कि वज़ीर आला साहब आएँ, मेरे साथ बैठें, खाना खाएँ, सूबे के मसाइल डिस्कस करें, मरकज़ से मुतालबा करें कि हमारे हकूक़ जो हैं हमें दिए जाएँ। लेकिन वज़ीर आला साहब कहते हैं कि जनाब बिल्कुल नहीं, मैं तो गवर्नर हाउस से भी निकाल दूंगा आपको, और आप से निकाल दिया केपी के हाउस से। और जो मुशीर हैं उन्होंने कहा जी केपी के हाउस जो इस्लामाबाद में, उसमें गवर्नर की एनेक्सिया हमने ख़त्म कर दी है। तो ये जो रवैया है, एक तरफ मुफाहमत या ताउन की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो उनको जो उनके हकूक़ है, गवर्नर के आइनी हकूक़ हैं, उनको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो इस रवैये से मामलात आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग मेरा हक मारोगे और मुझको मेरा हक नहीं दोगे, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? मैं उसके बाद मैं डेस्परेटली मैं ऐसे काम करूंगा कि जिसको वो है, मैं कम से कम मैं एक चीज़ ये समझता था कि ये खैर गलत ही समझता था, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब नवासा है तो वो बेसिकली वही काम करेगा। लेकिन मैं ये समझता था कि ये ज़रा पढ़ा लिखा आदमी है, हो सकता है कि ये कुछ चीज़ें चेंज ले आए और ये कह दे कि यार मैं जो हूँ ना, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शंस चूँकि इतने ज़्यादा लेवल पे फ्रॉड हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर है, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ से हमें स्टेप बैक होना चाहिए। और हमें चीज़, और दूसरा ये था कि इनको वो जो एप्लीकेशंस इन्होंने दी थी कि हमारे हिस्से की जो रिजर्व सीट्स थी वो खाने के लिए जब इन्होंने किया था और सबसे पहले हाथ फैला दिया था, इनको वो नहीं करना चाहिए था। इनको देखिए, ये याद रखें, अगर ये स्ट्रेंथ में है तो इनका ज़्यादा फ़र्ज बनता है ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत ऐसे काम करे कि ये हम लोगों को अट्रैक्ट करें और बताएं कि इनका एक इम्प्रेशन बने कि यार ये वाकई करने वाले हैं। लेकिन अगर ये लोग, इनकी बातों से ये लगे कि ये क्या बगल में तो छुरी पकड़ी हुई और मुंह में राम राम है, तो मुझे एक बात बताए, कौन बंदा इनके पास जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं, हुमायूं साहब वो कह रहे हैं आए रोटी खाएं, आपने कहा चलो निकलो यहाँ से, केपी हाउस में कोई गवर्नर की ज़रूरत नहीं है, एनेक्सी ख़त्म कर दें। और दूसरा डेस्परेशन आप कह रहे हैं, तो क्यों डेस्परेट हैं आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं? क्या एक सूबे के वज़ीर आला को डेस्परेट होना चाहिए? नहीं, डेस्परेशन से आपको हक मिल जाएगा। दूसरा मेहमान साहब, डेस्परेट तो बेचारे मौलाना फजलुर रहमान है, वो कहते हैं मेरे मुकाबले में जो इलेक्शन लड़े, एक वज़ीर आला बन गया, दूसरा गवर्नर बन गया, मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ। परेशान तो बेचारे वो हैं, आप तो वज़ारत आला लेके मज़े कर रहे हैं। अगर आप जरा JUI वालों को कहें कि वो जरा डिटेल में बताएं, और उनके बाज लोगों ने थोड़ा सा डिटेल बताया है, तो उनका मेन बोन ऑफ कंटेंशन है जहां सीटों पर है, वो 5 सीटें हैं। वो 5 सीटें किस सूबे में हैं? वो 5 सीटें जिस पे उनका मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो बलोचिस्तान में है। 4 उन्होंने जीती हुई है, उनके लिहाज से 5 और उनके पास आनी चाहिए थी, जहां पे वो रनर अप हैं।
ठीक है। तो वो उनका मेन प्रॉब्लम वो है। हाँ, उन्होंने चूंकि एक जनरल बात बताई है, केपी में हो सकता है एक आध जगह पे हो, लेकिन जनरली केपी में उनके नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप केपी में करके निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई 8 से 12 सीटें ऐसी हैं जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें खाई गई हैं। और एक और भी बात बता देता हूं, एक अभी पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा था 7% है या 31% है, उसमें एक और बात भी हुई थी। उसमें यह हुआ था कि जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई थी कि वो जीती हुई हैं, उसमें जो मार्जिन ऑफ डिफीट थी उसको कम कर दिया है, कि जहां 40,000 है वहां पे उसको 6,000 कर दिया है, जहां 50,000 है उसको वहां पे 8,000 कर दिया या 5,000 कर दिया है। उधर भी काम किया ताकि ओवरऑल उसका इंपैक्ट पड़े वोट के ऊपर, बैंक के ऊपर, उस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है। हुमायूं साहब, हम टाइम कम है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे थे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। एक ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, 11 अरब डॉलर की जायदादें पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से बाहर हैं। पहले भी बात हुई कि अगर पाकिस्तानी अपनी जो दौलत है वो पाकिस्तान ले आएँ तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, लेकिन ज़ाहिर है ये इनफरादी तौर पे जायदादें हैं, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं। पनामा पेपर्स का हवाला दिया जा रहा है, पेंडोरा पेपर्स का दिया जा रहा है, अब प्रॉपर्टी लीक्स सामने आ गई हैं। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? ये अगर, क्योंकि बाहर जायदाद लेना तो कोई जुर्म नहीं है, लोग कह रहे हैं जी हमने डिक्लेयर भी कर दी हैं। अहमियत इस खबर की क्या है? क्या पाकिस्तान में इस बात का तयन हो सकता है कि ये जायदादें जो ख़रीदी गईं वो किस तरह ख़रीदी गईं, जो पैसा गया वो किस वे से गया, या पाकिस्तान में जो पिछले तजुर्बात बताते हैं कि ये तयन करना ही मुमकिन नहीं? अब वैसे देखें, एक है जायदाद ख़रीदने का मामला और उसको डिक्लेयर किया है नहीं किया है, ये इशू नहीं है यहाँ। अगर कोई ताजर, कोई सनतकार, कोई बिज़नेसमैन जायदाद ख़रीदता है तो वो काबिल फ़हम बात है। वो कारोबार करता है, उसने यहाँ भी मुनाफा कमाना है, वहाँ भी मुनाफा कमाना है, वहाँ कारोबार कर रहा है, वहाँ मुमकिन है बच्चे उसने वहाँ रखे हुए हों, ये तो काबिल फ़हम बात है। और इंडिया की जो आई हैं, पहले नंबर पे इंडियंस हैं, दूसरे नंबर पे हम हैं, लेकिन अभी तक उनके सियासतदानों के नाम नहीं आए या ब्यूरोक्रेट्स के नाम नहीं आए। जब कोई सियासतदान और ब्यूरोक्रेट जायदाद ख़रीदता है तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि क्या उसको अपने मुल्क पर एतमाद नहीं है, अपने पैसे को अपने मुल्क में वो गैर महफूज समझता है, वो ये पैसा अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, पैसा यहाँ से कमाता है वो और इन्वेस्ट वो किसी दूसरे मुल्क में करता है। ये अपने मुल्क पर, अपने इकॉनमी पर, अपने मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, अपने सिस्टम पर आदमी एतमाद है। ये है पहला एतराज़। नहीं, लाजमी तो नहीं है, सियासतदानों को वहाँ जाकर रहना भी पड़ता है, जिस बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रहना पड़ा नहीं जिला वतनी के दौर मतलब है ये जायदादें जो हैं इसलिए ख़रीदी गई हैं। पॉसिबल है जब उन्हें रहना पड़ा तो उन्होंने ख़रीद ली हों। मतलब ये भी फिर एक सवाल है कि ये नौबत क्यों आती है, आपका सिस्टम फिर ख़राबी सिस्टम की आती है ना। ये सवाल, ये एक सिस्टम, आपके सिस्टम की ख़राबी है कि आपके, यानी इसके दोनों पहलू हैं कि किसी को अपने मुल्क पर, अपने सिस्टम पर एतमाद नहीं है, और सिस्टम ऐसा है कि वो लोगों को मजबूर करता है कि जी आप यहाँ इन्वेस्ट करने के बजाय मुल्क से बाहर करें। ये भी फिर अपने सिस्टम पर एतराज़ है। बिल्कुल सवाल पैदा होता है, एक बात। दूसरा ये है कि ये जो जायदादें ख़रीदी गई हैं, क्या जिन लोगों ने जायदादें ख़रीदी हैं उनके जो वसाइल हैं, ज़राए आमदन हैं, वो इससे मुताबिकत रखते हैं? जब ये जायदादें ख़रीदी गई हैं तो उनके पास इतना पैसा था और वो डिक्लेयर्ड इनकम थी जिसको उन्होंने कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर मुंतकिल किया हो? ये भी तो सवाल है। ये सवाल बिल्कुल बुनियादी सवाल यही था कि ये पैसा जो आपने बाहर भेजा है,
एक तो सवाल इसका है कि ये पैसा आपने जायज़ ज़राए से कमाया है यहाँ से, या किकबैक का पैसा है, या कोई और लूटमार का पैसा है, और दूसरा ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये कानूनी ज़राए से ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल जो है वो ये है कि एक मुल्क जिसके ऊपर से नीचे तक हर शख्स दुनिया को अपील कर रहा है कि यहाँ आएँ जनाब, यहाँ आके इन्वेस्ट करें, यहाँ हम लूटे गए, हम मारे गए, हम डिफ़ॉल्ट करने लगे हैं, और वो अपने जायदादें बाहर बना के, जो लोग दुनिया को ऑफ़र कर रहे हैं अपने दोस्त ममालिक को, सऊदी अरब को, चीन को, हमारी मदद करें, हमारी इकानमी को बचाएं, हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं, अपनी जायदादें वो बाहर बना के बैठे हुए हैं। साहब, लेकिन बात वही है जो मेरा सवाल था कि देखें इसका तयन, ये जो फैक्टर्स आपने निशानदेही की है, देखें पैसा कैसे आया, उसकी सकत थी, मुताबिकत रखते हैं नहीं रखते हैं, अगर ये तयन करना इसलिए मुश्किल है कि जब सिस्टम का ही बेड़ा गर्क हुआ है, ये सारा सवाल तो सिस्टम पर उठ रहा है ना। अगर पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है तो सिस्टम ख़राब है, ठीक है ना। सिस्टम बदलने के दावेदार बदल नहीं जाने पर तब भी सिस्टम ख़राब है, तो उस सिस्टम में आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि जनाब इसका कोई तयन हो पाएगा। मेरे ख्याल पहला राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पहले उनसे यही जान लेते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की जायदादें रिपोर्ट हुआ है, उसमें बड़े नाम भी हैं, पार्टी लीडर्स के भी हैं। सवाल हमारा ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, नाम ऐसे हैं कि जिनको देख के लगता है कि शायद उनकी माली हैसियत और उनके बैकग्राउंड के साथ ये जायदादें ख़रीदना मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान के निज़ाम में ये सकत क्यों नहीं है कि वो ये तयन कर सके कि ये जो जायदादें ख़रीदी गई हैं ये बिल्कुल लीगल मीन से ख़रीदी गई हैं, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हुई है, और ये इस बंदे ने अपना इसका हक़ था उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया ख़रीदने वाले ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम सब्जेक्ट है, मौजू है। देखें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसका हुजम जो है कम अज़ कम भी अगर है तो वो 50% जो असल डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी उतना है, और मुमकिन तौर पे उससे कहीं ज़्यादा ये हो सकता है। एक तो ये चीज़ जो है वो हमें इसका अंदाज़ा होना चाहिए। बिल्कुल FBR के अंदर बहुत बड़े कैपेसिटी के गैप्स हैं। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इंडक्ट की, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके, तो बहुत सारे लकूनाज हैं जो फिर इस तरह की चीज़ों की इजाज़त देता है। देखें, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो 17,000 लोगों की जिनकी बात हो रही है, देखें इसके ऊपर तहकीक करने की भी जो है वो तभी आगे बढ़ सकती है कि पहले तो देखा जाए इनमें से कितने लोग हैं कि UAE की गवर्नमेंट हमें वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक्सेस देती भी है या नहीं देती। तो बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर जो है वो जब तक एविडेंस कोई गैदर नहीं होती तो आप आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बहरहाल मैं समझता हूँ FBR के लिए ये एक नया टास्क आ गया है, उसको चाहिए कि इस लिस्ट से गो थ्रू करे, और अगर तस्दीक हो जाती है कि ये जो फिगर्स हैं ये दुरुस्त हैं और वाकई इनके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको अपने ओन के ऊपर तहकीकात करनी चाहिए और वो नोटिसेस दें। लेकिन इसमें हमें देखें, अगर हम अपनी गलती को मानेंगे तो हम दुरुस्त कर सकते हैं। FBR की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, नंबर 1। FBR के अंदर टेक्नोलॉजी इंडक्ट करने की ज़रूरत है, और ये सब कुछ हमारे इस दफ़ा का टारगेट है, प्लान है, और हमने ये काम भी शुरू कर दिया है। FBR की कैपेसिटी बिल्डिंग, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग, FBR को टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाना, और जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको बढ़ाना। मैं एक सिर्फ पॉइंट दूंगा, फिर आप इसमें ले लीजिएगा। देखें, 2013 से 2018 में जब हमारी 5 साल हुकूमत थी, हम टैक्स नेट को 9 से 13% ऑफ GDP पे लेके गए। बदकिस्मती से वो फिर 9% पे आ गया। अब हमने जो 5 साल का टारगेट किया है वो 14 से 15% GDP का टारगेट किया है, और उसके अंदर हम बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे, और अगर उस पर डिटेल में आप पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर। अच्छा राना साहब, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो अब्बास साहब ने जिस तरफ इशारा किया है कि किस तरीके से पता चलाएगा, लेकिन एक सादा सी बात है कि एक फ़िगर सामने आ गया और लोगों के नाम भी आ गए। FBR के लिए या हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये तो आसानी हो गई है कि भाई ये लोग हैं
जिनकी जायदादें बाहर हैं और हम इनसे टैक्स वसूल कर सकते हैं और इनका मुल्क के अंदर जो जायदादें हैं उनका भी जायज़ा ले सकते हैं, ताकि हम अपना टैक्स का दायरा भी वसी कर सकें और अब रेवेन्यू में इजाफ़ा कर सकें। तो इस तरफ तो हुकूमत कर सकती है, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, तहकीकात का होता है, नहीं होता, कैपेसिटी है नहीं, लेकिन ये तो हो सकता है कि इन लोगों से कम अज़ कम आप टैक्स वसूली का जो निज़ाम है उसको बेहतर बना के अपनी आमदनी में तो इजाफ़ा कर सकते हैं ना। देखें, बिल्कुल, अब मेरे ख़्याल से सबसे पहली जो इसका मरहला होगा वो तो ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे कोई भी आदमी है उस लिस्ट में ए है या बी है, तो उस बी के आगे अगर लिखा है कि उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका एड्रेस लिखें, तो सबसे पहले तो एविडेंस उनको नोटिस भेजे जा सकते हैं, लेकिन उनसे वो ये कहेंगे कि आप एविडेंस दें कि ये प्रॉपर्टी हमारी है या नहीं है। उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई एविडेंस गैदर करना पड़ेगा, या किस तरीके से, ये तो अब FBI की डोमेन है कि वहाँ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो किस तरीके से इसको लेके जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं प्रॉपर्टीज़ और ये लीगल मीन से पैसा मुल्क से बाहर गया। बहरहाल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि FBI को चाहिए है कि इस लिस्ट को लें और फिर इसके ऊपर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अपना देखें कि वो डायरेक्ट इन लोगों को नोटिसेस भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, या उनको एविडेंस दरकार है कि ये प्रॉपर्टीज़ वाकई कोई प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स उनको दरकार हैं ओरिजिनल, जिससे तस्दीक हो कि वाकई उनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं है, या वो UAE गवर्नमेंट को लिखते हैं तो वहाँ से कोई रिस्पांस आता है। तो ये मेरे ख़्याल से एक FBI का जो डिपार्टमेंट है वो इसको देख के बेहतर जो आगे का फॉरवर्ड मूविंग रास्ता है उसके ऊपर जो है वो कर सकता है। लेकिन ज़रूर मैं समझता हूँ कि अगर ये 17,000-17,500 लोगों की लिस्ट आई है तो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई फौरी तौर पे शुरू हो जानी चाहिए। मैं चेयरमैन FPR से भी बात करूँगा। अच्छा राना साहब, एक इशू इस वक्त आज डिस्कस हुआ, जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, ये गंदम का स्कैंडल आया है, इतना बड़ा स्कैंडल है जिसकी वजह से एक तो खैर जो करप्शन हुई, जिस तरीके से गंदम मंगवाई गई और $1 अरब का ज़र मुबादला उस पर ख़र्च हुआ, दूसरा अपने किसान को जो नुकसान हो रहा है और होगा और शायद अगली दफ़ा कौम को भी भुगतना पड़े कि गंदम कम काश्त होगी। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, एक कमेटी बनी, बड़ी 2-3 इजलास हुए, उसके बाद वो ठंड पड़ गई। ऐसा लगता है कि बस मामला 1-2 बंदों को निकाल दिया जो ब्यूरोक्रेट थे और जो फैसला साज थे वो बच गए। तो ये हुकूमत का ये जो अंदाज़ है कि बड़ा जोश व खरोश होता है और अचानक ठंडे पड़ जाते हो, तो अब हम तवक्को करें कि मज़ीद भी कोई लोग गिरफ्त में आएंगे या बस पास्को के 2 अफसरों का चले जाना काफ़ी हो गया है? नहीं, एक सेक्रेटरी जो हैं उनको भी OSD किया गया है जो फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं, और अभी तक कमेटी की फ़ाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। इंशाल्लाह जब वो सबमिट होती है तो जो उसकी रिकमेंडेशंस होंगी उसके मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। एक मैं सिर्फ दुरुस्तगी कर दूं कि जो अजाफ़ी गंदम मंगवाई गई वो 300 मेरे ख़्याल से गालबन $20 मिलियन की थी, तो ये $320 मिलियन की 11 लाख टन जो अजाफ़ी मंगवाई गई उसकी वजह से मसला हुआ। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये केयर टेकर टाइम के अंदर ये एक बड़ा मिसमैनेजमेंट हुई और वो नहीं होनी चाहिए थी। तो जब रिपोर्ट आएगी तो मेरे ख़्याल से फिर उसके ऊपर ज़रूर कमेंट किया जा सकता है कि अब एक्शन जो उसने रिकमेंडेशंस दी हैं उसके मुताबिक एक्शन लिया जाए जी। लेकिन जब तक नहीं आती तो मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो ने यही तो कहा, उसने कहा जी कमेटी खेल रहे हैं आपने ये कमेटी बना के मामले को पसे पोश डाल दिया या साद खाने की नज़र कर दिया है, वरना इतने दिन तो नहीं लगने चाहिए थे। ये डॉक्यूमेंटेड सब कुछ हुआ है, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है प्रूव करनी है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई फ़ाइल बनी होगी, कोई समरी तैयार होगी, किसी के दस्तखत होंगे, किसी ने मंजूरी की होगी, तो ये ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके लिए आपको महीना या 2 महीने दरकार हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो जिनका आपने जिक्र किया, कमेटी इन्हीं चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर या कर लिया होगा और फाइनल अपनी रिपोर्ट बना रही होगी, लेकिन जब भी वो उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। मैं एग्री करता हूँ कि इसमें कोई लंबी चौड़ी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और कमेटी की रिपोर्ट जल्द आ जानी चाहिए। अच्छा राना एहसान अफजल साहब, पंजाब में आपकी जमात की हुकूमत है और हत्ता के इज़्ज़त का कानून जो है वो पंजाब की सतह तक आप ला रहे हैं। सवाल ये है कि बजाय इसके कि आप अपनी मुखालिफ जमात PTI के नैरेटिव को काउंटर करें,
मुतबादिल बयानियाँ तो आप दे नहीं सके, उनके नैरेटिव को काउंटर ही कर लेते। उसके बजाय हत्तके इज़्ज़त का कानून आप ला रहे हैं। इससे आप नहीं समझते कि जो 2-4 लोग आपके हक़ में बोलते हैं वो बेचारे भी चुप ही हो जाएंगे? और बुनियादी तौर पे इसका मकसद क्या है? तीन कवानीन पहले से मौजूद हैं और उनमें कोई तरमीम या उसमें इजाफा भी किया जा सकता था, लेकिन नया कानून क्यों लाया जा रहा है? देखिए, ये तो पंजाब, मेरे ख़्याल से आज उज़मा बुखारी ने, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो सुनी नहीं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है, मैं इस पर सिर्फ अपना तज्ज़िया दे सकता हूँ, मैं हुकूमती मौक़िफ़ तो नहीं दे सकता क्योंकि पंजाब हुकूमत का ये इक़दाम है और मैं वफाक में हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी कानून मौजूद हैं, उन कानून के मुताबिक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि कभी किसी को सज़ा हुई? कभी कोई आदमी जो है उसने अगर हत्तके इज़्ज़त का किसी के ऊपर मुकदमा किया हो तो वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचा? क्या पाकिस्तान में ये जो कानून है राना साहब, हम यही सवाल कर रहे हैं कि उन कवानीन को बेहतर करें, उनकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। एक नया कानून आएगा, कल को आप कहेंगे जी उसके साथ भी कुछ भी नहीं हुआ। जो सिस्टम है उसको ठीक करने की बजाय आप काठी पे काठी डालते जाएंगे तो उसके नतीजे में तलखियाँ पैदा होंगी और तो कुछ नहीं होगा। देखें, ये तो कानून फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा कि ये इस कानून में और जो पिछले कानून हैं उनमें क्या फ़र्क है। और इस कानून को तो जब तक मैं, मेरे ख्याल से उस कानून को पढ़ नहीं लेता तो मैं उस पर फिर कोई एक मजबूत राय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप हक पजाने ये बताइए जी, इसहाक डार साहब चाइना में हैं, नायब वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई, चाइना के वज़ीर ख़ारिजा के हमरा भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या ब्रेक थ्रू हो रहा है? क्या CPEC का जो अगला मरहला है उसका आगाज़ हो रहा है, या उनके इस दौरे के बाद जो चाइना की तरफ से उनके सदर या वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुमकिन है? कोई ब्रेक थ्रू है? तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो दूर हो गए हैं। देखें, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले भी आपके प्लानिंग मिनिस्टर और SAPM तारिक फ़ातिमी भी चाइना गए हुए थे और इंशाल्लाह ताला जल्द प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होने जा रही है चाइनीज़ प्रीमियर के साथ। और जो है CPEC का मैं समझता हूँ जो फ़ेज़ 2 जो 2020 से 2025 का फ़ेज़ था, जिसमें B2B बिज़नेस ने फ़रोग उसको मिलना था, बिज़नेस टू बिज़नेस इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, SEZs जो आपकी इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आनी थी, जो रुक गया, जो बिल्कुल ही कह लें कि पूरे 5 साल हमारे ज़ाया हो गए। उस फेज़ को रीलॉन्च करने हम जा रहे हैं, हम पुरुमीद हैं कि वो फेज़ रीलॉन्च होगा। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो फ़ेज़ 1 के थे और वो मुकम्मल नहीं हुए या आगे अभी शुरू नहीं हुए, तो उनके ऊपर भी जो है वो होमवर्क जारी है। और उसी की तैयारी के लिए जो है वो प्लानिंग के मिनिस्टर गए थे और उसी की ही जो है फॉलो अप के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए हैं। और इंशाल्लाह ताला जब तक मेरे ख़्याल से फ़ॉरेन ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इसके ऊपर एक अनाउंसमेंट नहीं करती, मैं आपको यही बता सकता हूँ कि जल्द एक चाइनीज़ जो हमारा रिलेशनशिप है ख़ास तौर पे CPEC, उसके अंदर आप एक बड़ी तेज़ हरकत देखेंगे आने वाले चंद हफ्तों के अंदर। इरशाद साहब, बात वही है इम्प्लीमेंटेशन की, एग्जीक्यूशन की, और 3.4% ऑफ द GDP और वो टैक्स पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से वो कहते हैं चला जाता है। अगर ये पॉलिसी है इसी को इम्प्लीमेंट कर दें तो 17 गालिबन 1700 अरब है या इतना फिगर है। राना साहब से पूछ रहे थे। राना साहब, IMF का वफ्द यहाँ पे है, वो ये कहते हैं कि 3.4% ऑफ द GDP टैक्स पॉलिसीज़ की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से आप नहीं कलेक्ट कर पाते। तो क्या कर क्या रहे हैं? पॉलिसी तो आप बना देते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। अब इसका मैकेनिज़्म क्या, हुकूमत की तरजीह क्या है, कैसे इसको बेहतर किया जाएगा? देखें, एक तो हुकूमत की तरजीह ये है कि अब हमने टैक्स रेट को नहीं बढ़ाना, हमने सैलरीड क्लास का टैक्स रेट नहीं बढ़ाना, बल्कि हमारी कोशिश होगी मुमकिना तौर पे, मैं ये इसको हतमी राय नहीं दे रहा, कोशिश ये होगी कि टैक्स रेट को कम किया जाए और टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। और उसके ऊपर एक मुकम्मल प्लान FPR जो है वो ऑलरेडी बना के
प्राइम मिनिस्टर को दिखा चुका है और वो उस प्लान में इम्प्रूवमेंट भी की हदायत वज़ीर आज़म की तरफ से है, चाहे वो कस्टम साइड पे हो या वो इनलैंड रेवेन्यू पे हो या वो स्मगलिंग के ऊपर हो या अखवान ट्रांजिट हो या ट्रैक एंड ट्रेस हो या पॉइंट ऑफ सेल हो। इन सारे पहलुओं के ऊपर FPR को सख्त हदायत है कि वो नई इक़दामात करें जिसके ऊपर जो टैक्स एवेजन है, जो टैक्स की चोरी है, इन्फोर्समेंट के ज़रिए उसको बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ जो हम समझते हैं कि हमारा एक जो करीब तरीन टारगेट है वो ताजरों को टैक्स नेट में लाना है, जिसके ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी जारी है 4 बड़े शहरों के अंदर। तो उसके अंदर भी हम समझते हैं हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो बिल्कुल ये IMF के कहने पे नहीं, ये हम समझते हैं कि ये IMF तो चलें एक हमें फाइनेंसिंग दे रहा है और वो समझता है कि कोई हमें टारगेट पूरे करने हैं, लेकिन हमने वज़ीर आज़म ने कहा है कि उसको आप अलग कर दें। हम अपना एजेंडा, अपना रिफॉर्म एजेंडा हम लागू करना चाहते हैं। जिधर जिधर हमें रीसेट करने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, IMF हो ना हो हमने वो करनी है और हमने इस मुल्क को इस माशी दलदल से निकालना है। तो IMF तो चलें आया हुआ है, लेकिन IMF अगर ना भी आता तो हमें जिन इस्लाहात की ज़रूरत है हम वो करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जी ठीक, बहुत शुक्रिया राना एहसान। अब आपके वक्त का एक ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। इरशाद साहब, ये जो हद तक इज़्ज़त का कानून है, खैर अभी इसकी मंजूरी तो थोड़ी आगे चली गई है जी। वो क्या फैक्टर्स हैं कि ये मंजूरी होनी थी और अब थोड़ा टाइम लिया गया है? एक तो ये ज़रा बता दीजिए। दूसरा ये बताइए कि क्या वाक़तन ये हद तक इज़्ज़त का जो कानून है वो माशरे के अंदर कुछ अखलाकी आसूदगी ले आएगा? ये जो बदतमीज़ी, तू तुकार, ललकार, पुकार, इल्ज़ाम, बेबुनियाद बातें, मनफी प्रोपेगेंडा, ये चीज़ें रुक जाएंगी या पहले से मौजूद क़वानीन की तरह ये भी बस देखने के लिए है? अब वैसे यहाँ हर शख्स की ये ख्वाहिश है, मेरी भी और आपकी भी, कि हद तक इज़्ज़त का एक मज़बूत कानून होना चाहिए और किसी शख्स की तौहीन करना, किसी शख्स को जो है उसकी इज़्ज़त उछालना, उसकी साख ख़राब करना, उसको मतून करना, मुआशरे में बदनाम करना, इसकी ममानियत होनी चाहिए। क्योंकि शख्सी तकरीम जो है इंसान की, वो हमें इस्लाम भी सिखाता है, इंसानी हकूक़ की भी बुनियादी शिक है और माशरे दुनिया के तमाम अदयान भी इसकी तबलीग करते हैं और दुनिया में महज़ब सोसाइटी में इस चीज़ की बड़ी अहमियत है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक तो कवानीन जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते मुनसिफाना अंदाज में, जो मौजूद होते हैं उनको हम गैर मौसर करने के तरीके जानते हैं। इस वक्त 3 कवानीन मौजूद हैं। हद तक इज़्ज़त का कानून भी मौजूद है, उसके बाद ये पीका आर्डिनेंस जो आया था 2016 में या 17 में, 16 में, उसमें भी ये चीज़ें शामिल हैं और 2022 का भी एक तरमीम शुदा मौजूद है। सवाल ये है कि ये उस पर अमल दरामद में कोताही हो रही है या कानूनी नाक़िस है। एक बात, अगर कानून नाक़िस है तो जो नया कानून ला रहे हैं फिर पहले को आप मनसूख करें, वो भी नहीं कर रहे। 2-3 कवानीन की मौजूदगी में चौथा कानून लाने से ही ये लगता है कि जनाब ये कोई नीयत ठीक नहीं है कि आप रिपील करें ना, उस कानून को ख़त्म करें, एक नया कानून लाएं, उन्हीं को टाइम बाउंड कर दें ना। उनको टाइम बाउंड कर दें, कि आप उसी को टाइम बाउंड कर दें, मखसूस अदालतें बना दें। मिसाल दूंगा कि नैब जो है कानून था उसमें यह था कि 1 महीने में फ़ैसला होना था। यहाँ 10-10, 12-12 साल में कोई फ़ैसला नहीं हो पाता। तो किसकी कमी, गलती किसकी है? अच्छा, दूसरा ये हुआ कि ये जो कानून है, जुमेरात को CPNE की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहबा तशरीफ़ लाएँ जो वज़ीर इत्तलाआत हैं। उन्होंने कहा जी हमने कानून बनाया, मैं दस्तखत कर गया हूँ, पीर को हम मंजूर कर लेंगे। सवाल ये था हमारी तरफ से कि जी आप ये चुप करके इस तरह जल्दी में क्यों कानून लाना चाहती हैं? किसी स्टेक होल्डर से आपकी कोई मुशावरत हुई है?
APNS है, CPNE है, PBA है, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सोशल 2-3 मीडिया की ग्रुप यूनियंस हैं, हैं, बॉडीज़ हैं। मुख्तलिफ हैं, यूट्यूबर्स हैं, किसी से आपकी मुशावरत हुई है? ये छुप छुपा के आपने कानून बना लिया और जो पीर को आप मंजूर भी कराना चाहते हैं, और प्रोग्राम यही था। उससे शकूक व शुबात बढ़े कि ये कोई दाल में काला है। पीर वाले दिन उससे पहले खैर हमने आपस में मुशावरत भी की, CPN ने करारदाद भी मंजूर की, तो पीर को वो कमेटी के हवाले हो गया। हमें अंदेशा ये था कि कमेटी में रूल्स को बिलडोज की करके ये फौरी तौर पर मंजूर कर लेंगे, वो नहीं हुआ। कमेटी में चला गया, लेकिन कमेटी को कहा गया कि 2 दिन में रिपोर्ट देनी है, और 2 दिन में मुज़ाकरात ही नहीं हुए। आज फिर ये हुआ कि मुख्तलिफ बॉडीज़ के नुमाइंदा लोगों ने स्पीकर साहब से मुलाकात की और ये मामला जो है चला गया। टाइम ख़त्म हो गया है। कल भी इस पर हम बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही।